m2/r²। काफी कहानी पढ़ ली थी, याद आ गया क्या ये सब? चलो ओके। ग्रेविटेशनल फील्ड देखो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि फील्ड क्या होता है, पहले उसको समझते हैं ना। जैसे यार बच्चा, अगर एक मैग्नेट ले लो तो आसपास एक फील्ड क्रिएट होता है, और उसमें किसी लोहा को लेके आओगे तो चिपक जाता है, होता है क्या? और जैसे जैसे मान लो मैग्नेट बीच में रखूं मैं, और उस लोहे को या मैग्नेटिक सब्सटेंस को जैसे जैसे दूर लेकर जाऊंगा, क्या होगा? ये चिपकना कम हो जाएगा, और क्या होगा? पास होगा तो फट से चिपकेगा, दूर गया तो जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ कम होते जाएगी ना। होता है ना प्रैक्टिकली। इसका मतलब यहाँ कुछ तो है, नहीं अरे कुछ तो है ना भाई। तो हमने कह दिया वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, और उस फील्ड के अंदर कोई एंट्री करेगा तो मैग्नेट उसको खींच लेगा। अच्छा, प्लास्टिक को लाके रख देंगे, उसको भी खींच लेगा। पक्का ना? मैग्नेटिक होना चाहिए। तो फील्ड का थोड़ा आइडिया हुआ। उसी तरह अब जैसे मान लो हम लोग धरती के ऊपर रहते हैं, अंदर रहते हैं? ऊपर रहते हैं ना। तो अब धरती के पास कोई भी उछलेगा, कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा। इसका मतलब धरती ने भी आसपास कोई फील्ड बना रखा है। और अच्छा, ऐसा तो नहीं कोई चांद पे ऐसे कूद रहा होगा तो धरती पे गिर जाएगा। ऐसा होता कितना अच्छा नहीं, चांद ऐसे रखे कदम और सीधा। तो तो इसका मतलब ये है कि धरती की भी एक औकात है ना। अरे बहुत ऊपर गए गए गए, कहीं तो ऐसा लिमिट होगा जहां से कूदेंगे तो धरती पे नहीं गिरेंगे, बगल अगल गिर सकता है। अबे बगल से गुजरोगे तो धरती फिर खींच लेगा रे। नहीं समझे? जैसे अर्थ है, तो अर्थ भी अपने आसपास एक फील्ड बना के रखता है, और उस फील्ड में जैसे ही कोई एंट्री करेगा अर्थ उसको अपने पास खींच लेगा। समझ गए क्या? तो इस फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाओगे, थोड़ा समझना। जैसे मान लो बच्चा, अगर कोई एक एम मास है, ठीक है, कोई मास है, और तुम्हें पता है कि ये जो मास होता है ना बच्चा, ये ना अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा। और सर हमें कैसे पता चलता है कि वो फील्ड है या नहीं है? तो हमने कहा तुम छत पे जाओ, छत से नीचे कूदो। तो तुम जैसी छत से कूदोगे, तुम्हारे मतलब अब जमीन नहीं है ना नीचे, अरे सामने की तरफ कूदना, तो धरती मैया नीचे खींच लेती है ना। मतलब तुम उस फील्ड के अंदर में ही हो। और जैसे ही हम अर्थ से और बाहर 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 चलते जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं कहीं से भी कूदेंगे धरती पे गिरा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब अर्थ का जो स्ट्रेंथ है खींचने का, वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। उसी तरह अगर एक मैग्नेट को लें, तो एक मैग्नेट क्या करता है? दूसरे मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करता है तो रिपेल करता है। बट वो कुछ, अब मैग्नेट इतू सा है तो इतनी दूर में उसकी औकात है, धरती इतना बड़ा है तो उसका ज्यादा दूर तक औकात है। समझ गए क्या? बढ़िया। तो अगर कोई एम मास है तो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, ठीक है। अब फील्ड बनाता है, सर पता कैसे चला? तो सर टेस्ट कर लो। सर टेस्ट कैसे करोगे? तो हमने कहा कि सर एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे किसी एम मास को लेकर गया, किसी एम मास को लेके गया चेक करने के लिए यहाँ फील्ड है कि नहीं है, तो ये एम मास, ये जो कैपिटल एम मास है, इस एम मास को अपनी तरफ खींचेगा। और कितने से खींचेगा ये पढ़ चुके हैं हम लोग। कितने से खींचेगा? G m1m2/r² से। ऐसा पढ़ा है कि नहीं? तो जरा ध्यान देना आराम से। तो हमने कहा कि सर इसके ऊपर ना एक फोर्स लगेगा, जो कि होगा G कैपिटल M स्मॉल m/r²। बेटा जो भी डिस्टेंस होगा, मान लो r, ठीक है क्या? ऐसा। अच्छा, तो सर ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके फोर्स के बारे में, बट आप तो फील्ड के बारे में कह रहे हो, ठीक। अब चक्कर है कि मुझे फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनाऊं मैं? और फील्ड मुझे किसकी वजह से चाहिए? यहां पे अगर एक एम मास को रखा है तो इसकी वजह से फील्ड चाहिए ना। पर सर यहाँ पे तो आप फोर्स निकाल रहे हो, अब पूछ क्या रहे हो? फील्ड। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये एम मास को ये अपनी तरफ खींचेगा, ये तो तय है। यही तो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ा, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा। तो मुझे ऐसा फॉर्मूला बनाना था कि मुझे ये पता चल सके कि ये जो एम मास है ना बच्चा, देखो ऐसे डिफाइन करते हैं फील्ड को, थोड़ा देखो फिर मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूँ। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, वही क्या कहलाएगा? इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो उसमें खास बात क्या होता है, अगर तुम यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाहो, मान लो इस पॉइंट पी पे, आराम से देखो, तो तुम बोलोगे सर अगर एम मास को आपने लाके इसके फील्ड में रखा है, तो ये एम मास इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और ये वाला फोर्स होगा सर
कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। तो m से m कैंसिल हुआ तो मेरे पास क्या आ गया, जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बोलोगे सर इतना तामझाम करने का जरूरत ही क्यों है, हमें तो पहली फोर्स के बारे में पता है। तो आप तो यही कह रहे हो ना कि उस फील्ड में अगर आप किसी मास को लेकर आओगे तो उस मास पे लगेगा फोर्स, और वही फोर्स पर यूनिट मास क्या कहला रहा है, इस मास की वजह से उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड, यही तो कहला रहा है। तो फोर्स ही तो है एक तरीके से, बस फोर्स को एम से डिवाइड करके एक नया टर्म आप दे रहे हो। तो हमने ऐसा इसलिए किया, बच्चा जरा सोचो, एक कॉमन सेंस लगाते हैं। मान लो हम इसको बनाते ही क्यों, जरा समझना। मान लो m मास है, ऐसे मैं ले लेता हूं, एक मिनट, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक कैपिटल m मास है, और मान लो बच्चा इससे कोई r डिस्टेंस पर मैं किसी m1 को रख देता हूं, ठीक है। तो अब मैं तुमसे पूछूंगा कि इस m मास की वजह से इस r डिस्टेंस पे कितना फोर्स लगेगा, तो तुम बोलोगे सर F इज इक्वल टू जी एम m1 बाई आर स्क्वायर, बोलो यही आएगा। अच्छा, इस m1 को हटा के इसकी जगह अगर मान लो m2 लिख देता तो तुम क्या बोलते, F इज इक्वल टू जी एम m2 बाई आर स्क्वायर, यही करते ना। अच्छा, m2 को हटा के अगर मान लो अगर मैं m3 लिख दूं तो तुम बोलोगे सर F इज इक्वल टू जी एम कैपिटल M m3 बाई आर स्क्वायर। तो देखो, तो यही पॉइंट पे ध्यान दो, इसी पॉइंट पे ये m मास अलग अलग फोर्स लगा रहा है क्या, तो मुझे कैसे पता चलेगा। और मैं क्या चाहता था कि इस m का यहाँ पे क्या एग्जैक्ट वैल्यू है, या ये m यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कर रहा है, सिर्फ m के बारे में ही जानना था। फिर से अगर मैं यहाँ पे फोर्स निकालूंगा बच्चा, तो जो फोर्स, चाय रख दीजिए, पानी गर्म है ना, ठंडा नहीं दीजिएगा, अभी नया नया ठीक हुआ हूँ। हाँ हाँ, अच्छा, एक दिन क्लास के आने लिए रोज टॉन्ट मारो हो, अबे खत्म आदमी यार तुम लोग। चलो देखो, सुनो ध्यान से, मुझे क्या जानना था। अच्छा एक बात बताओ, सीन क्या है ना, मैं ना चाहता था कि तुम्हारा इस क्लास में क्या प्रकोप है, केवल वो जानना चाहता था। मैं क्या जानना चाहता हूँ, तुम्हारी वजह से इस क्लास में इस पॉइंट पे तुम्हारा क्या इन्फ्लुएंस है, केवल वही जानना चाहता हूँ। लेकिन पहले मैं खड़ा होता हूं तो तुम्हारा रवैया कुछ और होता है, और जो तुम्हारा रवैया वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तुम्हारा मास मेरा मास का मल्टीप्लीकेशन और हमारे बीच की दूरी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक, ये फोर्स हुआ। अब अगर मैं हट जाऊं, वो यहाँ खड़ा हो जाए, तो अब क्या आएगा, तुम्हारा यहाँ पे जो फोर्स, हम दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कितना आ जाएगा, फिर चेंज होगा ना। क्यों, मास तो तुम वही हो, दूरी, लेकिन मैं हटा तो ये मास चेंज हो गया ना। तो अब इसी पॉइंट पे अलग चीज मिलेगा, मास चेंज हुआ तो कोई और आ गया तो इसी पॉइंट पे। और जबकि मेरा टारगेट क्या था, सिर्फ क्या देखना कि सिर्फ तुम्हारा यहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस है वो देखना था, समझ गए क्या। तो हमने एक जुगाड़, अगर तुम्हारा देखना था यहाँ पे इन्फ्लुएंस, तो सर एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें सिर्फ तुम ही आती हो, ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें सिर्फ तुम ही आती हो। तो हमने क्या जुगाड़ लगा लिया, देखो जरा ये बात समझ में आई क्या। देखो तो m मास तो है, दूरी तो r है, बट इसी दूरी पे देखो तो अलग 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 फोर्स आ रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है सिर्फ इसी पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा गधो, इस पे कहाँ है, दोनों पे ना डिपेंड कर रहा है यार। और मैं क्या चाहता हूँ, ऐसा फॉर्मूला जो किस पे डिपेंड करे, सिर्फ और सिर्फ, समझ गए क्या। तो हमने कहा जिस मास को उठा के ले आ रहे हो ना, जो मास को यहाँ लाए हो, जो मास यहाँ पे प्रेजेंट है, उसी मास से डिवाइड कर दो। तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू जी एम, तुम्हारा मास m1 को लेकर आए हैं, m1 बाई आर स्क्वायर, सर इसी m1 से क्या कर दो, डिवाइड। तो अब जो फॉर्मूला बन रहा है किसका बन रहा है, देख तो जीएम बाई आर, समझ गया। तो फील्ड कोई बड़ी चीज है क्या, यहाँ ऐसा ही फॉर्मूला क्यों बना है। अब इस फॉर्मूले में क्या दिख रहा है, देखो तो, अरे एक ही m तेरा ही दिख रहा है ना। तो इससे फायदा क्या होगा कि सर अगर कोई m मास है, तो उससे अगर मुझे किसी r1 डिस्टेंस पे देखना है कि यहाँ पे फील्ड कितना है, तो सीधा क्या बोल देंगे, सर जी इसका वाला मास बाई इस ये वाला डिस्टेंस। समझ गए क्या कि हमने ऐसा, तो तुम्हें नहीं लग रहा ये हमने अपने फायदे के लिए बना लिया। और क्या किया कि ताकि मुझे ऐसा पता चल सके, अच्छा
इसकी वजह से वहां पे क्या है, और ये क्या रहा है, इसकी वजह से वहां पे जो आया है उसमें फोर्स ही तो लग रहा है, लेकिन अगर वहां पे किसी और को लेके आएंगे तो फोर्स बदल जाएगा, किसी और को लेके आएंगे तो फोर्स बदल जाएगा। तो सर केवल इसका कंट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला बताओ ना। तो हमने कहा जिसको लेके आ रहा उसी से डिवाइड कर दो, तब फॉर्मूला क्या बन रहा है, GM/R², और इसमें m कौन आ रहा है, जिसके लिए देखा जा रहा है। अब समझ गए, हवा लग गया क्या, ऐसा क्यों किया, तो फील्ड कोई बड़ी चीज है क्या, अरे ये फोर्स पर यूनिट मास है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, जिस मास को ला रहे हो उससे डिवाइड कर लो, ठीक, ये तो समझने के लिए हो गया। अच्छा इसमें थोड़ी बातें और लिख लेते हैं ना। तो सर हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अब तो हम जान गए कि सर ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, समझ गए क्या, ठीक। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि आज के बाद हम क्या याद रखेंगे सिर्फ, कि सर अगर कोई m मास है ना, और m मास से अगर आप किसी r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड देखना चाहते हो तो सीधा क्या लिख दो, Gm/r², ये फॉर्मूला याद हो गया क्या। तो उसमें क्या था, फोर्स में Gm1m2/r², और फोर्स किस पे डिपेंड करता था, ये दोनों के मास के प्रोडक्ट पे, और हमें क्या देखना था सर, इसका वहां पे क्या फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से क्या फोर्स लग रहा है पर यूनिट मास, तो समझने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब जरा देखो तो ये कोई बड़ी चीज तो नहीं लगा, समझ गया। अब बच्चा ये फील्ड है ना, तो अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चा ये बताओ ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेटा ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब तुम मेरे से बोलोगे कि सर अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी तो होना चाहिए, क्यों भाई, ठीक, तो डायरेक्शन किधर रहेगा, जिधर मास होगा उधर रहेगा रे, अरे एक m मास यहां पर है, अरे नहीं समझे, इससे हम किसी r डिस्टेंस पर मान लो किसी दूसरे मास को लेकर आएंगे तो ये m मास इसको अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तो इसका फील्ड भी किधर है, समझ गए क्या। तो हाँ नहीं, जिधर ऐसे आप यार डायरेक्शन क्या रहेगा, टुवर्ड्स, क्या बोल दोगे, मास, जिधर मास है उधर, जिस मास की, जैसे मान लो अगर मैंने कहा यहाँ पे कैपिटल M मास है और यहाँ पे मान लो एक स्मॉल m मास है, और मैं तुमसे कहूं कि बताओ इस पॉइंट पे इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होगा, तो बोलोगे सर ई कैपिटल M के लिए देख रहे हो तो इसकी वजह से इधर होगा, ई कैपिटल M वाला, समझ गए क्या। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ इस M की वजह से यहाँ पे कैसा फील्ड होगा, तुम बोलो इधर होगा सर, समझ गए क्या, ई ड्यू टू स्मॉल m, ठीक है। अब बताओ ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी तो नॉर्मल तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, वेक्टर की तरह, समझ गए क्या, बढ़िया। तो अब हमसे यहाँ पे कहा फॉर्मूला कि पॉइंट मास की वजह से बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। अब ध्यान रखना बच्चा, ये जो तुम फॉर्मूला लिखते हो ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आएगा, पॉइंट मास की वजह से Gm/r², ये फिर से बताऊं या समझ गए हो, अरे कोई पॉइंट मास है मेरे, इसकी वजह से r डिस्टेंस पे फील्ड कितना हो, Gm/r² होगा, समझ गया, बढ़िया। ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फिर से वही, ये हमने फोर्स में भी पढ़ा था क्या, अबे फोर्स में भी तो पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, अरे सिंपल, जैसे देखो मान लो अगर कोई मास m1 है, कोई मास m2 है, कोई मास m3 है, तीन तीन मास पड़े हुए हैं। अब किसी ने मेरे से पूछ लिया कि बताइए इस पॉइंट P पे इन सब की वजह से कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, तो हमने कहा मान लो बच्चा ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है, ये डिस्टेंस r3 है, तो जब हम m1 के लिए देखेंगे तो क्या बोलेंगे, m1 क्या फील्ड बना रहा है वही ना देखेंगे सिर्फ, तो m1 जो होगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड किधर बना रहा होगा, तो बोलोगे सर इधर बना रहा होगा, इसको नाम दे दूं E1, ये किधर बना रहा होगा इधर, E2, ये किधर बना रहा होगा इधर, E3, तो टोटल फील्ड यहाँ पे कितना बना, तो सर जोड़ दो, अरे नहीं समझे, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, और होता तो En तक कर देते, समझ गए क्या, ये पहले भी पढ़ा था, कल ही पढ़ा था, पर वहां क्या होता था, फोर्स था ना रे, अरे याद है कहा गया रे, पार हो गया। दिखा क्या, ऐसे ऐसे करे नहीं हमने कि इस पे कितना लग रहा है, अरे m1 m2 इस m3 पे कितना फोर्स लगा रहा था, तो Gm1m2/r², और सबको वेक्टर के तो इस बार भी सेम चलेगा, तो नया नहीं पढ़ने जा रहा है।
तो देखो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा थोड़े से सवाल कर लें जल्दी जल्दी। तो फिर से बच्चा, अरे सॉरी, देख बच्चा देख, अरे ये क्यों आ रहा है, नया स्लाइड में जिन एडू क्यों लिखा हुआ आ रहा है। तरीके ये कौन गधा कर दिया है ऐसे। अरे अरे कर रहे रे बाबा, रुक रे रुक। ठीक है चल चल चल, बातें नहीं बच्चा, बातें नहीं, आ जाओ। अरे फिर से देखो, अब इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि अपन ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। बातें नहीं बच्चा नहीं, तो वेक्टर की तरह ऐड करना, मतलब वही सब याद है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। जैसे मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, और मैंने कहा कि मान लो बच्चा यहाँ पे कोई मास m1 है, यहाँ पे कोई मास m2 है, तो बताओ यहाँ पे फील्ड कितना होगा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सब साइड कितने का होगा, ए होगा ना। तो अब तुम क्या बोलोगे कि सर m1 की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो किधर होगा, इस तरफ होगा। अरे नहीं समझे, इसकी वजह से किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो E1 की वैल्यू, E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर Gm1/r²। अरे मान लो साइड r की जगह a होता तो a²। और E2 की वैल्यू क्या लिखोगे बोलो, Gm2/a²। आया क्या समझ में। अरे सॉरी, m1 था और ये m2 था, लिख दिया क्या, ये मैग्नीट्यूड आया बेटा अभी। लेकिन अब मुझे जब नेट निकालना होगा, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना होगा, तो ये वेक्टर की तरह ऐड होगा ना, वेक्टर की तरह ऐड होगा ना। तो वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, ये कौन सा ट्रायंगल है, और ये E1 वेक्टर है और ये कौन सा वेक्टर है, E2 वेक्टर है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो क्या मुझे दो वेक्टर को जोड़ना आता है, दोनों के बीच में अगर 60 डिग्री हो तो क्या करेंगे बोलो, E नेट इज इक्वल टू √of E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 60 डिग्री। समझ गए क्या। एक तो ये तरीका था, दूसरा तरीका क्या होता था बोलो, यही पे मैं लिख देता। एक तो ये तरीका था ना बच्चा, और दूसरा क्या था सर, वेक्टर फॉर्म में लिख लो। तो वेक्टर फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखते, चला देखो, मैं दोनों तरीका लिख देता हूं, देखो। तो E2 को तोड़ते वेक्टर फॉर्म में, तो ये इस तरफ है ना बच्चा ऑलरेडी, तो अगर ये ऑलरेडी I की तरफ है तो लिख दो ना, क्या लिख देते, E2 की वैल्यू कितनी थी बोलो पहले, Gm1a² माइनस I कैप, आ गया क्या। और E1 का बोलो, सर E1 ऐसे टेढ़ा है तो इसको x में, और समझ गए क्या, वेक्टर जोड़ना, या देख, या तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता हो, और नहीं ऐसे नहीं करना, या तो दोनों वेक्टर का रिजल्ट मतलब दोनों का अंडर रूट करके कर दो, या तो उसको ब्रेक कर लो। तो ब्रेक करने अगर अपन जाएंगे बच्चा तो बोलो E1 को कैसे करूं, तो वेक्टर E1 को क्या लिख सकते बोलो, तो E1 बेटा 60 है ना, इस तरफ जाता ना, E1 cos 60 माइनस I कैप, नहीं आया समझ में। और दूसरा बेटा E1 का इस तरफ क्या जाता, E1, अब तो आ गया होगा ना ये सब चीजें यार, तो वेक्टर ही तो है तो कर दो ना। तो यहां क्या लिखा हमने, प्लस E1 साइन 60 J कैप, कुछ समझे क्या। अच्छा cos 60 बेटा कितना होता है 1/2, अरे गजब, तो E1/2 माइनस I कैप, और साइन 60 कितना होता है √3/2, तो √3/2 E1 J कैप, कुछ समझे क्या। अब ये I किसके साथ जुड़ता है, और J किसके साथ जुड़ता है, फिर रिजल्टेंट निकालना था ना I के बगल बगल का इसका जो, यार अब ये मत पढ़वाओ यार, समझ गया ना। कहाँ कहाँ M2 रे, अरे अब अच्छा E2 आएगा, गुड। अरे ये तो E1 ही रहेगा रे गधा। अच्छा ये E1 था, अच्छा ये E2 था, ठीक तो है, Gm2, ठीक ठीक है रे, ठीक कर लो। अरे आ गया कि नहीं आ गया। अब इसी, अब ऐसे सवाल ना कराओ ना, कि जैसे मान लो एक स्क्वायर है और हम आपसे कह दें
कि यहाँ पे मास m1 है, यहाँ पे मास m2 है, यहाँ पे मास m3 है, तो बताओ इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? क्या करेंगे? फिर से भाई घिसा पिटा बोलो। सर इधर की तरफ E1, इधर की तरफ E3 और इधर की तरफ E2, समझ गए क्या? तो इसको जब लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो अरे जे कैप के साथ लिख देंगे, इसको लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो समझ, और इसको तोड़ देंगे ना बेटा, स्क्वायर है तो एंगल कितना होगा 45। तो जो E2 वाला होगा उसको कैसे लिखेंगे बोलो? वेक्टर E2 इज इक्वल टू E2 cos 45 माइनस आई कैप, समझ गए क्या? अरे इस तरफ था ना, और दूसरा प्लस E2 का इधर E2 sin 45 और यहाँ क्या आएगा बच्चा जे कैप, समझ गए क्या? फिर आई को आई के साथ, जे को जे के साथ। टफ हो गया, कर लोगे ना ऐसे करके यार? ये चीजें हमने करी थी ना कल भी, देखो वहां पे क्या चल रहा था, GM1 M2/R², और यहाँ क्या चल रहा है GM/R², याद है? चलो ठीक है क्या? तो वेक्टर ही तो पढ़ रहे हैं, नया कहाँ पढ़े? अब जिसको वेक्टर नहीं आता है उसके लिए फिर झेलना है, और जिसको वेक्टर आता है तो वेक्टर ही एडिशन कर रहा है, और क्या कर रहा है? वेक्टर पढ़ाए थे ना, जोड़ना दो वेक्टर, या तो आई आई में कर लो या जे जे में कर लो, या अगर सीधा दिख रहा है, अब दो ही वेक्टर है और दोनों के बीच में एंगल दिख रहा है साफ साफ, तो क्यों हम आई और जे में करेंगे, सीधा फॉर्मूला नहीं लगा देंगे? अब लेकिन यहाँ दो तीन ठो आ गए तो दिक्कत है, तो सबको किस में तोड़ देंगे, आई में और जे में, आई को फिर आई के साथ जोड़ देंगे, जे को जे के साथ, ठीक है? बढ़िया। चलो थोड़ी और बातें कर लेते हैं, ऐसे करके फिर से घिसा पीटे सवाल सब। जैसे मान लो बच्चा आपसे कहा मैंने कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मान लो एक मास 4m है, ये किया था हमने शायद, एक मास मान लो 2m है, ठीक है? ऐसा सवाल लास्ट क्लास में भी करा था, और इन दोनों के बीच में दूरी मान लो 9 है, ठीक? आपसे बोला कि इन दोनों के बीच में ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो, 0 हो, तो क्या करेंगे बेटा? जिस पॉइंट पे आपको फील्ड देखना होता है, तो इस मास के लिए देखोगे तो ये मास क्या बोलेगा, फील्ड मेरी तरफ है, और उधर वाला क्या बोलेगा, मेरी तरफ है। तो दोनों अगर अपोजिट में है तो कैंसिल हो सकता है ना भाई? तो अगर तुम मान लो 4m और 2m में रखा है, तो इधर कहीं देखोगे तो 2m मास वाला क्या बोलेगा, फील्ड इधर, और 4m वाला भी क्या बोलेगा, फील्ड इधर। अब जब दोनों एक ही तरफ है तो कभी 0 होगा क्या? और इधर भी देखेंगे तो 4m वाला क्या बोलेगा, फील्ड इधर, 2m वाला भी क्या बोलेगा, फील्ड इधर। नहीं समझ पाए? जैसे मान लो हम दोनों खड़े हैं, बढ़िया क्या? अगर कोई पूछे कि बताओ इस बोर्ड के पास फील्ड कितना है, मेरे से पूछे, तो मैं क्या बोलूंगा, इधर आ जा भाई, और तू भी क्या बोलेगा, इधर आ जा। तो जब दोनों चीज एक ही डायरेक्शन में हो तो 0 कैसे होगा? लेकिन तू वहां, मैं यहाँ, अब इस पॉइंट पे फील्ड पूछा जाए बीच में हमारे, तो तेरे लिए फील्ड किधर होगा, उस तरफ, और मेरे लिए किधर होगा? समझ पा रहे हो क्या? अरे फील्ड होता है क्या, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, यही तो होता है। तो तुम्हारा भी फोर्स पर यूनिट मास, तेरा फोर्स पर यूनिट मास का डायरेक्शन तेरी तरफ होगा, तो मेरा फोर्स पर यूनिट मास का डायरेक्शन इधर होगा, तो जब अपोजिट में होगा तभी तो कैंसिल होगा। समझ गए क्या? हाँ। तो कहाँ पे आएगा वो पॉइंट बोलो? अरे कहीं बीच में आएगा ना, हमें नहीं पता अभी कहाँ आएगा। अरे इन दोनों के बीच में ही आएगा ना। तो मान लो यहाँ से अगर x दूरी पे, तो यहाँ से कितना हो गया बोलो, 9 - x, कर लोगे टाइम पास क्या? और तुम्हें पता अगर सर यहाँ पे 0 होना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो, G4m/x² किसके बराबर होना चाहिए, कैपिटल G 2m/9 - x का होल स्क्वायर। समझ गए क्या? तो देखो G से G गया, M से M गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/x² इज इक्वल टू 1/9 - x²। समझ गए क्या? सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा टाइम पास। अच्छा ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, कई बार गलती से मिल जाएंगे, आप बुकलेट वगैरह सॉल्व करोगे तो। मान लो बच्चा कुछ ऐसा है ना, मैंने कहा ये कोई पॉइंट ओरिजिन, और ये दूरी है मान लो 1, ये दूरी है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ब्ला 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 10 तक है, ऐसे करके 10 तक लिखा हुआ है, ठीक? अब मैं आपसे कहूं कि बच्चा एक बात बताओ, यहाँ पे मान लो मैंने मास रख दिया m, यहाँ पे मास मान लो रख दिया मैंने 8m, यहाँ पे मान लो मास रख दिया मैंने 27m, यहाँ पे मान लो रख दिया 64m, और यहाँ पे लास्ट में जाके रख दिया मैंने 1000m। ठीक है क्या? क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पे m, यहाँ पे 8m, यहाँ पे
और यहाँ पे, और ऐसे ऐसे करके कहां तक ले गया मैं इसको। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या आपको? अरे 1 यूनिट दूरी पे कितना मास रखा हुआ है, और 2 यूनिट, अरे 2 मीटर सेंटीमीटर जो माना, मान लो 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर पे कितना मास रख दिया, 8 एम ऐसे। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इस पॉइंट ओ पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। तो हमें क्या दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ बेटा, वेक्टर को तोड़ना कब पड़ता था? जब एक अलग अलग डायरेक्शन में हो। अब अगर सब एक ही डायरेक्शन तो नॉर्मल ऐड कर देंगे। क्यों सर? एक ही डायरेक्शन, सब आई कैप आई कैप आई कैप ही होगा ना, तो सारे तो जुड़ेंगे ही नॉर्मली। समझ गए क्या? तो एम मास की वजह से किधर होगा बोलो ग्रेविटेशन? इस तरफ होगा। M2 की वजह से भी किधर होगा? M3 की, सबकी वजह से इधर ही होगा ना। तो चलो लिखते हैं। तो तुम बोलोगे सर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू, इसकी वजह से मान लो E1, इसकी वजह से मान लो प्लस E2 प्लस E3 ब्ला ब्ला ब्ला। कहां तक है बेटा? 10 तक ना, 10 तो है। चलो अब E1 बोलो कितना होगा, बोलो। कैपिटल जी, बोलते जाओ। मास कितना m, और दूरी कितना है बेटा यहां से लेकर यहां तक की? 1 का स्क्वायर। नहीं आया समझ में? अगले बोलो कैपिटल जी, मास कितना है? 8m, दूरी बोलो। अगला बोलो जी 27m, दूरी बोलो। ऐसे करते करते कहां तक जा रहा है जी? 1000m अपॉन 10 का स्क्वायर। आया क्या? अब बेटा ध्यान से देख तो, ये 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 को इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 को इससे काटोगे कितना हो जाएगा? कुछ समझ में आ रहा है क्या? और 1 1 काटोगे यहाँ क्या रहेगा? 1 ही है ना। तो देखो तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। और 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। इसको काटोगे तो कितना आता है? आता है क्या 10? तो अगर आप ध्यान से देखो तो पैटर्न कैसा बन रहा है, पैटर्न पहचानो। तो तुम बोलोगे सर GM प्लस 2GM प्लस 3GM। नहीं पकड़ पाए। अरे 3 का स्क्वायर कटा ना। ऐसे करते 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 कहां तक जा रहा है देखो तो? 10 कैपिटल GM। आया क्या? पक्का? तो अगर बच्चा मैं GM को कॉमन ले लूं तो अंदर में क्या बचा देखो तो? 1 प्लस 2 प्लस 3 ब्ला 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 10। ये क्या, कौन सी सीरीज है? अरे 10वीं कक्षा पढ़े हो? 10वीं कक्षा में एक एपी नामक चिड़िया थी। एपी नामक चिड़िया थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में पता नहीं, हिंदी में अरे यार सीक्वेंस एंड सीरीज करके एक चैप्टर याद है, सम ऑफ एन टर्म्स। अरे देखो ना, डिफरेंस सबका सेम है ना, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? इसमें भी कितना है? तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता था याद है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऐसा पढ़े हो? याद आ गया अब? तो ऐसे ऐसे यहाँ पे टोटल कितने टर्म है? अरे 10 तो है ना, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? तो GM इंटू 10, क्या देखो तो n/2, तो 10/2 और प्लस, सॉरी ब्रैकेट रहता है ना से, और a कितना है बच्चा? अरे 1 है ना यार, प्लस 10-1 कितना हो जाएगा? 9। डी भी कितना है? 1। समझ गए क्या? कटा 5 आ गया। तो कितना हो जाएगा? 2 9 2 11 11 पचे 55। तो 55 GM। आया क्या समझ में? ये टफ नहीं था, ये तुमने पढ़ा है। एपी नहीं पढ़ा तो मेरी गलती नहीं है, ठीक है? हो गया टाइम पास। अब दीदी नंबर क्या बच्चा? अबे तुमने ऐसे 10वीं कक्षा में नहीं पढ़ा था? जैसे अगर मान लो लिखा हुआ है 12 14 16 ब्ला 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 अप टू 10 टर्म्स, याद आ रहा है क्या? और हाँ, तो अगर ऐसे लिखा हुआ रहता था और बोलता कि बताओ ऐसे ऐसे कहां तक लिखा हुआ है? 10 टर्म्स तक लिखा हुआ है, तो बताओ इसका सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा? तो कैसे करते थे? पहले वाले को क्या बोलते थे? ए। याद आया क्या? ए हुआ ना। और डी कैसे निकालोगे? कोई दो को माइनस करो तो कितना आ रहा है? D2। याद आया? और ऐसे ये कितने तक लिखा हुआ है? ऐसे ऐसे कितने टर्म्स है टोटल? अरे नहीं समझे? 12 14 16 से 10 तक लिखा हुआ। समझ गए क्या? तो n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 10। तो सर SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अरे ये 10वीं का था रे, अब ये नहीं पढ़ा रहा मैं, एपी पढ़ा हूं अभी। ठीक है क्या? खत्म? बढ़िया। अब ध्यान से देखो, सेम कहानी आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी इसको खत्म करके ग्रेविटेशन को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, ठीक है? और इलेक्ट्रोस्टैटिक में सेम फॉर्मूले चलेगा। यहां पे भी जो भी पढ़ रहे हैं ना,
जिस फॉर्मूले में क्या आ रहा है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, वहां पे आएगा KQ1Q2 बाई आर स्क्वायर। जो यहाँ पे आया है ना Gm बाई आर स्क्वायर, वहां पे आएगा KQ बाई आर स्क्वायर। इक्वल नहीं है रे ये, मतलब ऐसा चलेगा। और जो तरीका भी यहाँ सीख रहे सेम वही लगाएंगे। बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, जो हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का Gm बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे ये m कैसा है? पॉइंट मास। m कैसा है? पॉइंट मास। m कैसा है? पॉइंट मास है, इसीलिए हम Gm बाई आर स्क्वायर कर पा रहे हैं। समझ गए क्या? तो सर अगर पॉइंट मास ना होगा तो क्या करेंगे? तो सर हम उसको पॉइंट मास बना लेंगे। समझ गए क्या? अगर पॉइंट मास नहीं होगा तो क्या करेंगे? पॉइंट मास बना लेंगे। समझ गए क्या? अब देखो, मैंने आपसे कहा था कैलकुलस का रोल फिजिक्स में कैसे आता है, समझाया मैंने बहुत बारी। जैसे ही वेरिएबल चीजें आने लग पड़े तो कैलकुलस यूज होता है। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे ध्यान से मोहब्बत से सीखना, और यही चीज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में भर भर के करेंगे, जो आपको टफ लगेगा। तो एक बार सीख लो तो बात बन जाएगी। समझ गए? तो जैसे एक यूनिफॉर्म रिंग है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिंग के मान लो मैं कहां पे निकालना चाहता हूं, एक्सिस पे, कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। यूनिफॉर्म रिंग के एक्सिस पे मुझे निकालना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। तो चलो एक रिंग बना लेते हैं। रिंग समझ में आता है ना सबको? ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखे हैं बे। रिंग कभी ऐसे चापुट नहीं, टेढ़ा रखो तभी इसे दिखाई देगा हल्का चापुट। समझ गए क्या? और एक्सिस बच्चा इसको बोलते हैं मेरे ख्याल से, क्यों बे? इसी को तो एक्सिस बोलते हैं। तो मान लो इस यूनिफॉर्म रिंग के एक्सिस से किसी x डिस्टेंस पर मुझे क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब तुम अपनी बात पे टिके रहो। सर ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला तो एक ही होता है, Gm बाई आर स्क्वायर। अच्छा याद आ रहा है क्या? अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग फॉर्मूला मैंने आपको एक पढ़ाया था कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा पढ़ाया है, तो वहां पे अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो सीधा फॉर्मूला कैसे लिखते थे? सीधा F इंटू जो डिस्प्लेसमेंट में मल्टीप्लाई कर दो वर्क आ जाएगा। और वहीं पे अगर मान लो फोर्स वेरिएबल होता तो क्या करते थे? सर इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx। अरे यार पकड़ते नहीं हो तुम लोग। फिर से, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये बात सही है, पर ये फॉर्मूला कब सही है? जब फोर्स भी कांस्टेंट और डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट, दोनों मल्टीप्लाई में थे कि नहीं थे। और यही मान लो अगर फोर्स वेरिएबल हो जाएगा तो क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx। कुछ पकड़ पा रहे? पूरी फिजिक्स में यही कहानी चलता है। कांस्टेंट है तो टेंशन खत्म। मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, कभी भी तुम लिख रहे हो ना A इज इक्वल टू बी इंटू सी, तो A इज इक्वल टू बी इंटू सी तभी होगा जब B और C कांस्टेंट होंगे। ठीक? और अगर मान लो B और C में से कोई भी वेरिएबल हो गया तो फिर क्या लिखेंगे? A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ B और C का मल्टीप्लीकेशन होगा। समझ गए? छोटा सा b आ जाएगा, जो भी वेरिएबल होगा उसका db लगा देंगे। कुछ कुछ आइडिया? ये पूरी फिजिक्स में चलता है, ये पूरी फिजिक्स में ये चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है? पूरी फिजिक्स में, वैसे हम बहुत बार यूज कर चुके हैं। जैसे हम लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल टू जब मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते तो मास भी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। बढ़िया क्या? लेकिन सर अगर कहीं एक्सेलरेशन भैया वेरिएबल आ गए तो इंटीग्रेशन लगा देंगे आगे। तो दिमाग में रहेगा क्या कि हम फिजिक्स में सर कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं, अगर a इज इक्वल टू बी इंटू सी, तो दोनों कांस्टेंट है तो टेंशन नहीं है, और जहां वेरिएबल दोनों में से कोई एक आया तो फट से इंटीग्रेशन लगा देंगे। समझ गए क्या? ऐसे सॉल्व करते हैं चीजों को। ठीक है, आगे बढ़े। अब आ जाओ करते हैं कहानी। तो अब देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा Gm बाई आर स्क्वायर, बट यहां पे जो m होगा वो कैसा है सर? पॉइंट मास है। पूरी बॉडी के लिए नहीं पढ़ा हमने, एक छोटा सा मास का पॉइंट मास समझ में आता है ना एक जगह। ठीक है, पर इस बार क्या है कि ये जो m मास है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चा पूरे रिंग पे। नहीं समझे? एक आटा का लोहिया लिया, उससे इसे करके चिंगड़ी बनाया, और चिंगड़ी को इसे करके सजा दिया, बन गया गोला ना। तो क्या आटा केवल एक ही जगह पे क्या बे? फैले लेना भाई। आटा लिया, लोहिया बनाया, अभी तो सब बीच में है ना रे, रोटी बना दिया, मांस फैल गया। समझ गए क्या? बढ़िया। जिसे अच्छा रोटी बनाना आता होगा उसका यूनिफॉर्म दिखेगा, है ना? हमारा वाला थोड़ा भाग जाता, कहीं मोटा कहीं पतला। चलो वह उसको छोड़ो, इस पे आते हैं, आगे देखते हैं। तो तुमने कहा कि सर अगर मास
पर फॉर्मूला तो सर एक छोटा सा पॉइंट मास के लिए होता है और यहाँ तो मास पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या करेंगे हम, इसमें एक छोटा सा मास ले लेंगे। समझ गए क्या? और इस छोटे से मास को मैंने क्या बोल दिया, छोटा सा मास कितना है? अब तो फॉर्मूला लगा सकते हैं सर। मैंने कहा एकदम लगा सकते हैं। मान लो बचवा इस रिंग का रेडियस है आर, बढ़िया क्या, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, एक्स। अब इस छोटे से मास की वजह से अगर इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड देखा जाए तो तुम क्या कैसे देखोगे? सर यहां से एक लाइन ऐसे जोड़ा मैंने, ठीक है क्या? तो अगर इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हमें देखना होगा तो तुम बोलोगे कि सर यहां पे ना ये जो डीएम मास है ना उसका फील्ड का अरे फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? जिधर मास है। तो डीएम यहां बैठा तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होएगा? कुछ समझे क्या? अच्छा ये अगर ये छोटा सा मास डीएम है तो क्या छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा? बड़ा मास था तो बड़ा, छोटा है तो छोटा। तो छोटे वाले ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या लिखा मैंने, छोटा के लिए डी। तो डीई इज इक्वल टू सॉरी डी इज इक्वल टू कैपिटल जी। ये भी छोटा से लेंगे क्या? अभी तो कांस्टेंट वैल्यू है ना। चीटी के लिए भी लगाएंगे, दो चीटी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, तो भी वहां पे जी का आएगा, कैपिटल जी आएगा। दो सांड के लिए लगाएंगे तो भी कैपिटल, उसमें कोई फर्क, वो कांस्टेंट है रे, फिक्स है रे। समझ गए क्या? कैपिटल जी। और यहां पे क्या लिख दिया हमने, छोटा सा मास डीएम। और नीचे क्या करना है, दूरी, किसके किसके बीच का दूरी होता है? अरे डीएम देखो सर, और जहां पे निकालना है वो देखो, उनके बीच की दूरी। तो ये अगर आर है और ये अगर एक्स है तो क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, समझ गए क्या? बड़ी चीज तो नहीं मेरे ख्याल से। तो अब यहां लाके रख दूं सर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए क्या? एक बार अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में सेम पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद फिर मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा, उसमें भी यही आएगा। उसमें क्या करूंगा, मैं कहूंगा इसमें एक करंट बह रहा है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो बताओ रिंग के एक्सिस पे कितना होगा? तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, उसमें भी क्या लगेगा, यही तरीका लगेगा। एक छोटा सा लेंगे, फिर एक चलेंगे, फिर एक चलेंगे। चलो, तो हम एक बार पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे, है ना? एक बार हमें आ गया तो सब में वही कॉपी पेस्ट करना है। आ जाओ, ये समझ में आया क्या? जी डी एम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया। पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये किसकी वजह से आया बेटा? तो तुम कहोगे सर ये तो एक छोटा सा डीएम मास की वजह से आया है, पर मुझे तो सबके लिए चाहिए ना। नहीं चाहिए? चाहिए। अब बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो एडिशन होगा वो भी कैसा होगा, वेक्टर की तरह होगा। चलो, तो अब बताओ, तो ये है बच्चा कौन? तो तुम बोलोगे सर ये रहा डीई। मान लो ये यहां पे कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा, ठीक है? एक बार ट्रेंड पकड़ो, हर बार ये करना। तो अगर यहां पे एंगल थीटा बन रहा होगा तो तुम क्या बोलोगे, इस तरफ क्या होगा, डीई का कॉस थीटा। पकड़ पाए क्या? अरे ये डी का मैग्नीट्यूड आया भी सिर्फ कि डी कितना है, पर इस तरफ क्या लग रहा होगा, डीई का कॉस, और इधर क्या लग रहा होगा, डीई का साइन थीटा। कुछ समझे? अरे वेक्टर को तोड़ते हैं, कॉस और साइन में तोड़ दिए क्या? सर तोड़ क्यों रहे हो? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी ने एक्सिस का साथ छोड़ा है, और सर आपने पढ़ाया था वेक्टर एक्सिस का साथ छोड़े तो उसको तोड़ दो। आई और जे में याद आ रहा है क्या? एक ही एक्सिस में हो तो टेंशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वो एक्सिस का नियम तोड़ेगा, मतलब ना इस पे ना इस पे, तो उसको तोड़ दो दो पार्ट में। बढ़िया। और हमने क्या किया, अभी एक छोटा सा टुकड़ा के लिए निकाला है ना, बट इस रिंग में एक ही छोटा टुकड़ा के ऐसे ऐसे बहुत सारे टुकड़े होंगे, बहुत सारे होंगे। अगर ऐसे रिंग है तो उस रिंग में एक ही छोटा टुकड़ा नहीं होगा ना यार। अरे भाई चारे छोटे 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 छोटे, समझ गए? तुमने आटा का लोहिया का चिंगड़ी बनाया, चिंगड़ी को ऐसे गोला घुमाया और चक्कू से कट 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 करके बराबर बराबर काट दिया, तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े आए कि नहीं आए? समझ गया? वही सही है, ठीक है। तो अभी जो आंसर है वो किसके लिए आया है, एक छोटे टुकड़े के लिए। बढ़िया। अच्छा, तो इसी के जस्ट अपोजिट में क्या एक और टुकड़ा होगा? जस्ट अपोजिट नहीं होगा? अरे होगा ना यार। तो जरा चेक करो तो सर, इसके जस्ट अपोजिट वाले का भी क्या सेम कहानी बनेगा जो यहां बना है? नहीं बनेगा रे? बनेगा ना? अरे यही सी चीज आता ना ऐसे करके, सर यहाँ पे भी एक छोटा सा डीई होता। नहीं समझे? अगर यहाँ पे एंगल थीटा तो यहाँ पे भी कितना होता वो एंगल, थीटा ही रहता। क्यों बे?
अरे गोला ना रे, गोला के सेंटर से ऐसा एक्सिस गया हुआ है। चूड़ी किसी का यहाँ रखा हुआ था, कहाँ गया? दो बे, चूड़ी वाले, चूड़ी वाले कोई नहीं है, चूड़ी वाला इसमें, चूड़ी कड़ा, चूड़ा चूड़ा, जल्दी दो बे। अरे वाह, तो अदरक वाली चाय थी। या तुम लोगों को भी मिला क्या आज? अच्छा, अच्छा, तो अदरक डाल के चाय बनाती है क्या हमेशा? चाय नहीं बनाती? अच्छा, तू अदरक डाल के बनाती है? बहुत बढ़िया। कब आना है चाय पीने? चल। अच्छा एक बात बता बेटा, ये रिंग दिख रहा है क्या? और इसके सेंटर में इसी को अपन एक्सेस बोल रहे हैं, ठीक है? तो अगर मैं इसको अब जरा सा इमेजिन, अगर तुम कर पाओ ऐसे, इस बीचों बीच है ना ऐसा कुछ, ठीक है? तो ये जो एंगल बन रहा होगा सबका बराबर ही नहीं बन रहा होगा? इमेजिन कर पाए क्या ऐसे, कोन जैसा? समझ गए क्या? सबका तो थीटा ही बनेगा। इसे घुमा लो चाहे इसको घुमा के देख लो, मस्त कोन नहीं बनेगा आइसक्रीमों वाला जो रहता है, ठीक है? तो अब बताओ, तो इस डीई के लिए देखते हैं बच्चा ध्यान से। तो इस वाले डीई का जो फिर इस वाले डीई का भी कॉस लेकिन किधर जाता? इधर ही जाता क्या? देखो तो, डीई का कॉस इधर ही जाता, और लेकिन डीई का साइन किधर जाता? कुछ समझे क्या? तो सीन इमेजिन करो, एक रिंग ऐसे देखता है, एक रिंग, और रिंग के सेंटर से क्या गया हुआ ऐसे करके एक्सिस, समझ गए क्या? तो अब पकड़े रहना ना, ऐसे एक्सिस था, और यहाँ पे ये डीएम, यहाँ पे छोटा सा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशन फील्ड ऐसे जा रहा है, तो इसका एक पार्ट कॉस इधर और साइन वाला पार्ट ऊपर, और सर सेम कहानी नीचे भी चल रहा था, तो इसका वाला कॉस इधर, टूटा तो कांड हो जाएगा रे, जिंदा है, तो इसका वाला कॉस इधर और इसका वाला साइन, देखो डांस का स्टेप बना ना, क्यों बे, देख रहे हो ना? चलो समझ गए क्या? तो साइन वाला तो अपोजिट में आ गया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो ऊपर भी डी साइन थीटा थे, नीचे लेकिन दोनों का कॉस किधर जा रहा है? इसका भी कॉस इधर ही जा रहा है, और इसका भी कॉस इधर ही जा रहा है, तो ऊपर वाले का भी कॉस इधर जा रहा है, नीचे वाले का भी कॉस इधर जा रहा है। अब ये तो तुमने रिंग के दो छोर को देखा, क्या इसके जस्ट अपोजिट में एक और ऐसे ही पेयर बन रहा होगा? बन रहा होगा ना रे? जब ऐसे इधर वाला देख रहे होगे तो फिर ऐसे गया, समझ पाएगा? ऐसे जा रहा होगा तो फिर इसका भी साइन ऐसे छितरा जा रहा होगा, और दोनों का कॉस फिर अंदर आ रहा होगा, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर सबका डी कॉस थीटा अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है। और जब सबका अंदर आ रहा है तो सारे के सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है ना, तो क्या करेंगे? ऐड ही तो करेंगे। हो गया इमेजिन? पक्का? तो जब सबका अंदर ही आ रहा है बचवा, तो अब तुमने कहा कि अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है? तो तुम कहोगे सर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आपको निकालना है सर, तो यहाँ पे बहुत सारे डीई कॉस थीटा प्लस डीई कॉस थीटा प्लस डीई कॉस थीटा, बहुत सारे हैं कि नहीं है? नहीं है? अरे बहुत सारे टुकड़े में काटे थे ना बे, तो सबका कॉस्ट तो इधर ही जा रहा था, पकड़ पाए क्या? तो जब बहुत सारे एक चीज को अब ऐड करना है कि नहीं करना है, तो कभी भी फिजिक्स में ऐसे करके है ना, इसको फिर देखो सब ऐड करना है, एन नंबर ऑफ टर्म्स को, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। कुछ आया कि नहीं? आ गया? पकड़ लिए? अब चलो कॉपी पेस्ट करते हैं। डी का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहां लिख दो जी डी एम बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पकड़ लिए क्या? अच्छा बताओ, यहाँ पे ये थीटा कांस्टेंट था कि वेरिएबल था? चुप्पे, कौन बनाया ना? अबे कौन बना था ना बे? देख ऐसे कर, मान लिया वाला एंड ऐसे ही तो घूमत रहे भाई। चलो बोले जरा, तो कॉस थीटा क्या होएगा? बेस अपॉन, अरे कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन, तो बेस कितना है? एक्स ना रे गधो, नहीं दिखा? एक्स बेस, और हाइपोटेन्यूज कितना है? तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, नहीं समझे? अरे रूट मतलब पावर 1/2, और यहाँ पे क्या लगा दिया ऐसे करके, इंटीग्रेशन। समझ गए? अब जो कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकालो। देखो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल बच्चा,
जी कांस्टेंट है, अंडर अच्छा ये बता, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, और देख तो सेम है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ना भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बनेगा क्या? अरे 1 + 1/2 3/2, और एक्स भी कांस्टेंट है ना? नहीं है। अरे ये फिक्स एक्स पे पूछा था ना, सब कांस्टेंट। अंदर में कौन बच गया केवल? अब बताओ सारे डी, आटा का जो लोहिया जिसको तुमने चक्कू से कट 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 काटा था, और सबको जब जोड़ दोगे तो फिर से बड़ा वाला लोहिया मिल जाएगा क्या? तो ये सारे डीएम को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? तो अब बता आंसर क्या आ गया? तो तुमने कहा सर ये आ गया G(m)/r² + x² की पावर 3/2 इंटू एक्स। समझ गए क्या? तो दिस इज फॉर्मूला फॉर अ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग एट द एक्सिस। कुछ सीखे कि बाउंसर सीख गए? तो हमारे पास जो रिजल्ट है उसको जरा लिखें। तो रिजल्ट आया है बचवा, देखना जरा, E = कैपिटल G(m)x/r² + x² की पावर 3/2। ठीक है, अब एक चीज चेक करते हैं, देख लो भाई वही लिखा है ना मैंने। और अब मेरी बात मानो, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, एकदम खतरनाक टाइप वाला, क्योंकि तुम्हारे लाइन से इस चैप्टर के बाद हमारा 12th का पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको हटा दो, तो पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट से खत्म हो जाता है। समझ गए? मैग्नेटिज्म वाला पूरा चैप्टर निपट जाएगा इससे। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी तुमने एक चैप्टर में जो समझा, बस यहाँ पे चेंज क्या होगा सर, फॉर्मूला, बाकी ट्रेंड यही रहे। आज के बाद कभी भी रिंग आया सॉल्व ऐसे ही होगा। समझ गए क्या? ऐसे ही होगा। तो हम कोई फॉर्मूला लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे सर ये पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला बताया है, लेकिन अगर वही पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज की जगह पूरा बॉडी आ जाएगा, सर इंटीग्रेशन से निपटा देंगे। ठीक है, बढ़िया। देखो जिनसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, दिक्कत नहीं है, अगर आप पीपीटी और इसके क्वेश्चंस को भी बहुत बार रिवाइज कर लोगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मई में है एग्जाम, सबके साथ दिक्कतें हैं। अब तुम्हें क्या लगता है अगर हम एज अ टीचर पढ़ाते तो मुझसे दुनिया का सारा सवाल बन जाएगा? चाहे कोई भी महान से महान टीचर हो, बड़े से बड़े टीचर हो, अब न्यूटन को सब कुछ थोड़ी आता है यार, उसकी थ्योरी तक गलत हो गई। अरे है ना भाई, तो चीजें तो आगे बढ़ ही रही है ना। तो मैं न्यूटन जब गलत हो गए तो तुम्हारी क्या औकात है? तो क्यों टेंशन लेना है? अरे सर जो आता है वो पढ़ेंगे, बस बात खत्म। नहीं बन रहा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, फिर से अपना वापस से जो क्लास ने टीचर में पढ़ाया है उसी को 10 बार लिखेंगे, और देखना एक दिन ऐसा आएगा 11वां दिन जिस दिन तुमसे बनना शुरू हो जाएंगे। अरे थोड़े हमें पूरा पेपर बना के आना है यार, नीट में तो सिलेक्शन आसान है। अरे 550 पार करना है यार, 500 560 70 पे मिल जाएगा आराम से, हंसते हंसते। अरे यार अगर जनरल भी होगे तो 570 580 के आसपास में मिल जाएगा कॉलेज। तो यार किसी के लिए कोई चीजें आसान या टफ नहीं होती है। आसान उसके लिए है जो पढ़ रहा है, टफ उसके लिए जो पढ़ ही नहीं रहा है। अगर तुम्हें चीजें टफ लग रही है तो ये एक अच्छा न्यूज है कि तुम पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अब जेकरा मतलब ही नहीं है उसके लिए तो सब, अरे आता है, हाँ सर, नहीं आता है, हाँ सर, सब में हाँ सर। तो तुम्हें अगर दिक्कत हो रही है इसका मतलब प्रोसेस ठीक चल रहा है। अबे दवाई भी खाते हो तो का तुरंत ही ठीक, पैरासिटामोल जल्दी काम करते, लेकिन मुंह में डालती फंस बुखार उतर जाता है। अब पैरासिटामोल खा के और तुम बाहर मस्त घूमने निकल जाओ और कहो बुखार चल जाए, ऐसा पॉसिबल है? अबे उसको भी खा के मार चद्दर कंबल रजाई सब ओढ़ते हो ना बे, और बर्दाश्त करना पड़ता है ना पसीना, तब तो बुखार उतरता है, और तुम जब मुंह चद्दर से बाहर निकालते हो लगता हाँ यार अब थोड़ा ठीक लग है कि नहीं है। तो जब तुम पढ़ने जाओगे तुम्हें कष्ट होगा ना यार, टीचर ने पढ़ाया मतलब पैरासिटामोल तुम्हें मिल गया है। अब जो तुम्हें कष्ट हो रहा है पढ़ाते पढ़ते टाइम, थोड़ी दिक्कतें आ रही है, मतलब तुम्हारा मुंह रजाई के अंदर है, पसीना, अब जितना पसीना छूटेगा मतलब जितना तुम लड़ोगे, समझ रहे हो ना, तो लास्ट में रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। समझ गए? तो थोड़ा सा लग जाओ ना बे, का ऐसे 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 का जब बे कभी 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 मेरे अंदर भी संदीप महेश्वरी आ जाता है। चलो देखो इधर,
पर ऐसे टुच्चे एग्जाम्पल उनके नहीं होते हैं, ठीक है, पर मेरा रियल लाइफ वाला होता है। चलो, क्यों? अरे क्या बात कर रहे हो, चलो। तो ये कहानी घुस गया दिमाग में। अब मेरी मेरी बात मानो, इसको कर लो याद। अब सीन क्या होता है ना कि याद करना बड़ा कठिन काम है सर, कितने फॉर्मूले है ना। तो इन वालों में खास बात क्या होती है कि आप थोड़ी सी शक्ल याद करोगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। कैसे? तो तुमने थोड़ी देर सोचा, सर एक तो मुझे गोला दिखाई दे रहा है, दिखा रे, आंख बंद है ना सबका। सर गोला दिखाई दिया, गोला का रेडियस आर, इमेजिन कर पा रहे हो? और आर से सर यहाँ पे चले गए एक्स दूरी पे, और गोला के ऊपर से एक मास रखा हुआ था डीएम, और डीएम ऐसे लग रहा था, कुछ समझे क्या? और इसी का तो पार्ट हुआ था ना, डी का कॉस, डी का साइन। तो साइन वाला तो खत्म हो गया था, बचा क्या डी का। और डी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं सर? कैपिटल जी मास बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या आ रहा था? अंडर रूट ऑफ, देखा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर दिमाग में सर कॉस थीटा का बेस एक्स बाई हाइपोटेन्यूज, तो वही एक्स कहाँ चला गया है? और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ आर, तो जुड़ गया है, समझ? तो थोड़ा इमेजिन टाइप से, थोड़ा सा अपने आप को रोक के सोच के फिर आगे बढ़ो, बन जाएगा। तो याद नहीं करना पड़ेगा। तो अब जैसे ही आएगा रिंग, सर जी थोड़ा सा फोटो दिखना चाहिए, ऐसे करके था, ऐसे, ये था दूरी आर, ये था एक्स, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला दूरी है, तो होल स्क्वायर होता है, इसीलिए क्या बन गया? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉस थीटा का जो हाइपोटेन्यूज था उसने इसको क्या बना दिया? 3/2। और कॉस थीटा में क्या आता है? बेस। बेस क्या था? एक्स ही दूरी था ना, थीटा ऐसे देखा तो ही बेस, ठीक है। तो जी एम एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब एक बात बताओ बच्चा, जैसे हाँ, अरे मैं लिख तो यहाँ से, मुझे लगा खराब हो गया, सैलरी घटेगा। देखो इधर, देखो देखो, फिर तुम्हारे सर पे फोड़ देता मैं, यही लग थोड़े। देखो इधर। तो बच्चा अगर इस रिंग का, एक बात बताओ, इस रिंग के एक्सिस, इसी को तो बोल रहे थे ना, ऐसे ये था ना एक्सिस, ऐसे गया हुआ है। तो तुमको अगर पूछा जाए कि बताओ यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, ये सब निकाल सकते इस फॉर्मूले से। अरे ये रखते जाओगे ना x1 x2 ऐसे कर, अरे x1 x2 x2 रखते जाओ, आते जाएगा आंसर। अब यही बताओ अगर मैं इसके सेंटर पे चला जाऊंगा तो क्या होगा? सेंटर पे x की वैल्यू कितनी होगी? अबे ये दूरी यहाँ करते थे, सेंटर में पहुंच गए। अरे रिंग था, यहां से एकदम बीचों बीच आ गए, तो अब x कितना हो गया? अरे भाई यहाँ पे आओगे तो x कितना, अरे आगे बढ़ोगे तब तो x होगा ना कुछ, यहाँ जाओगे तो x कितना होगा? नहीं आया रे। तो x को अगर 0 रखेंगे तो e कितना आ जाएगा यहाँ पे? कुछ समझे क्या? अबे यार x 0 हो जाएगा तो सब 0 हो जाएगा ना। अच्छा चलो, तो जरा कॉमन सेंस से सोचो, अरे बेवकूफो, कॉमन सेंस से सोचो, यही था ना ऐसा रिंग। तो x0 का मतलब तुम कहाँ पे देख रहे हो? अरे बीच में देख रहे हैं ना यार। तो अब बताओ, तो यहाँ पे एक छोटा सा डीएम होगा, यहाँ पे छोटा सा डीएम होगा, इसकी वजह से फील्ड किस तरफ होगा? इस तरफ। और इसकी वजह से किस तरफ होगा? ऊपर। इसका भी मास कितना, और दूरी कितना? आर। इसका भी मास कितना, दूरी कितना? तो दोनों का जो वैल्यू आएगा वो सेम ही आएगा, जी डी एम बाई आर स्क्वायर। बट एक ऊपर और एक, और यहां से भी देखोगे तो सेम, ऐसे और ऐसे, यहां से देखोगे तो ऐसे और ऐसे, तो 0 तो आना ही था ना। और ऐसे भी फॉर्मूला में भी एक 0 रख रहे तो 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे यहाँ पे थोड़ी बातें और। तो यार एक बात बताओ, जब हमने रिंग के लिए सेंटर पे, ये बातें मैं दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसीलिए अभी मेहनत कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कितना था बच्चा ग्रेविटेशन फील्ड, तो तुमने कहा 0। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे और इन्फिनिटी पे अगर पहुंच जाओगे तो वहां पे भी तो 0 ही होगा। नहीं समझे? अब धरती से जब बहुत दूर चल जाते हो तो 0 हो जाता है फील्ड। इसकी क्या औकात है, एक रिंग ही तो है। तो एक तो यहाँ पे 0, और एक कहीं दूर में भी 0। इसका मतलब कहीं बीच में तो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना इसका, ज्यादा से ज्यादा। दो गड्ढे हैं, तो क्या ऑटोमेटिकली ऊपर उठा हुआ कुछ होगा? पागल पागल है क्या रे? अगर हम कह रहे कि जमीन पे 2 गड्ढे हैं, तो उन दोनों गड्ढे के बीच में कहीं तो उठा हुआ होगा, तब वरना गड्ढा कैसे होगा? अरे नहीं समझ में आया। पार्टी, अबे कहीं हम कह रहे यहाँ गड्ढा है, यहाँ गड्ढा है, तो दोनों गड्ढे के बीच में तो उठा हुआ, वरना गड्ढा कैसा है रे? कैसा, वरना गड्ढा कैसा? अबे 2 गड्ढे में, अब ठीक है क्या? तो अगर यहाँ 0, यहाँ 0, तो यानी इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, तो कहीं पे तो बहुत ज्यादा होगा।
कहीं बीच बीच, अब कहाँ होगा ये नहीं पता, बट इतना तो तय सर इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी होगी। अब बताओ मुझे, कभी भी पूरी फिजिक्स में हमें मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता है तो क्या करते थे? स्लोप इज इक्वल टू जीरो। अरे पढ़ा है तो स्लोप किसके बराबर रखना है? और वही था ना, dy बाई डी एक्स टू जीरो। ऐसा पढ़ाया है मैंने कि पूरी फिजिक्स में कभी भी मैक्सिमा मिनिमा पूछा तो स्लोप बराबर, बढ़िया क्या, तो वहां पे तुमने स्लोप बराबर जीरो मतलब क्या पढ़ता है? dy बाई डी एक्स क्या लिखा था? जीरो। अरे dy बाई डी एक्स, एक्स जीरो का मतलब सर ऊपर y है इधर x है, और इसके बीच में सर कहीं ग्राफ बना हुआ है। तो सर यही तो था, y और x में अगर आप मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप बनाओ चाहे मिनिमम पॉइंट पे स्लोप बनाओ, दोनों जगह स्लोप कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। इसका मतलब dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है? तो यहाँ y है और यहाँ कौन है? y और x के बीच का ग्राफ। और यहाँ पे हम वेरिएशन किसके किसके बीच में देख रहे हैं? अरे ई और किसके बीच में देख रहे हैं? कुछ नहीं समझे। अबे यही तो पूछ रहे थे ना कि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे या पीछे आओगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या फर्क पड़ेगा? तो यहाँ y और x नहीं, यहाँ कौन है? ई और x। तो हो गया काम, कल छुट्टी। देखो, अच्छा थैंक यू। हाँ, खत्म हो गया वो। मुझे ना लगता है कि मुझे 2-3 दिन परमानेंटली बैठ ही जाना चाहिए, है ना? गधा कब बीमार होने के बाद 2 दिन छुट्टी की है? एक ही दिन ना नहीं किए, एक दिन नहीं लिए, और एक दिन सुबह नहीं लिए, शाम में आके फिर चिल्ला दिए। तो ये बेचारा ऐसे ऐसे हो रहा है, सोच रहा है ठीक हो, अभी होता नहीं है, फिर कांड हो जा रहा है। हाँ, चादर ओढ़ ही नहीं रहे, समझ रहे हो ना दिक्कत? इसीलिए वो बार बार बुखार चढ़ जा रहा है। हाँ, कभी डांस वांस किए तुम लोग बर्थडे बर्थडे में, है ना? एक बात बताओ, हम रेडियो चला दें और तुमसे कहें नाचो, नाच लोगे? रेडियो, अब रेडियो में क्या धीरे धीरे बज रहा है, हम कहें यार चलो फोन में गाना लगाते नाच के दिखाओ, मजा ही नहीं आएगा। और वही तुम आराम से ऐसे बैठे हो, कोई डीजे उजे चला दे तो नहीं भी शर्म भी आ रहा होगा तो भी पैर, समझ रहे हो ना? हाँ, तो बस हम यही सोचते हैं हम डीजे चला दे क्लास में, है ना? देखो इधर, अरे तो सर इतनी बात तो समझ में आ गई, ये अब ये पकड़ा, ये बार बार रिपीट वाली चीज नहीं है। नहीं, पता नहीं मैंने ये बात कितनी बार बोल दी होगी, हर चैप्टर में एक बार बोल ही देता हूँ। तो मुझे निकालना है कि सर ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, ये मैक्सिमम कहां पे होगा? ये अरे ये पूरा लाइन है ना यार, यहाँ पे गड्ढा जीरो, यहाँ इंफिनिटी पे भी गड्ढा, तो कहीं बीच में तो मैक्सिमम होगा ना, और वही निकालना है मुझे। तो कभी भी मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है, कभी भी मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है तो स्लोप को जीरो रखना पड़ता है। तो जब y और x होता है तो dy बाई डी एक्स जीरो रखते हैं, और यहाँ y की जगह कौन हो गया? e और x। तो इस बार जीरो किसको रखेंगे? de बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? सर मैक्सिमा मिनिमा के लिए डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो लिख दीजिए। समझ गए क्या? क्योंकि रिलेशन ई और एक्स में ही देख रहे थे ना। ठीक, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बट आप लोग चाहो तो घर पे मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, ठीक है? पर आप लोग एक बार ट्राई जरूर करना। इसका डिफरेंशिएशन कर पाओगे आप लोग? देखो तो ई बेटा कितना था, देखो तो जी एम एक्स, तो ये जी और एम तो कांस्टेंट है ना, बचा कौन? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, दिख रहा है क्या? तो तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है? अरे ऊपर वाला u हो गया, नीचे वाला v हो गया, तो क्या तुम्हें u बाई v का डिफरेंशिएशन आता है? u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v का स्क्वायर, ऐसा पढ़ाए हम डिफरेंशिएशन में, ठीक है? और इसको जब बराबर जीरो रखोगे ना, तो जो रिजल्ट आएगा उसको भी याद कर लोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। फेमस है, हर जगह यही आएगा। क्या है? हम लोग जब डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू बच्चा जीरो पुट करेंगे ना, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस r बाई रूट टू। तो प्लीज रिमेंबर इट, ठीक है? इसको याद कर लो। अब बाकी आप चाहो तो घर पे डिफरेंशिएट, अरे जीएम से टेंशन ना लो, u क्या हो गया? x। अरे देखो इधर,
मैं थोड़ा सा एक स्टेप लिख देता हूँ। देखो मैं एक स्टेप लिख दे रहा हूँ, थोड़ा तुम लोग ध्यान देना। चलो देखो, यहाँ पे जीरो इन्फिनिटी भी जीरो वाली चीज लिख दिया था। देखो डिफरेंशिएशन से डरना नहीं। ऊपर वाला कौन हो गया, जीएम को तो छोड़ दो, टेंशन नहीं है। किसका किसका, यू क्या हो गया एक्स, और ये वाला क्या हो गया वी। पक्का? तो चलो बोलो। तो फॉर्मूला होता है सर यू डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी का, यही ना। तो ऊपर एक्स वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा 1। कुछ आया क्या? तो मल्टीप्लाई में क्या आता, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। नहीं आया समझ में? फिर क्या आता, माइनस, अरे देखो यू डैश वी माइनस वी डैश यू, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा दूसरे वाले का, पावर कितना है 3/2। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ। 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस, अभी बाहर वाला हुआ है, इसके अंदर घुसो तो आर तो कांस्टेंट है, आर का कितना होगा 0, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। कुछ समझे क्या? तो ये कौन हुआ बेटा, वी डैश हुआ ना, वी डैश। तो मल्टीप्लाई में कौन जाएगा, यू, यू क्या है एक्स है ना, इंटू एक्स। कुछ समझे क्या? अपॉन वी का स्क्वायर, वी कितना है बच्चा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिखा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। को समझे क्या? और इसी को किसके बराबर लिखना पड़ेगा, अरे यही होगा ना डी वाई। तो देखो ना यहाँ पे ये जो कैपिटल जी एम और ये वाला पूरा दिख रही जाके तो इधर खत्म हो जाएगा ना। अरे कैपिटल जी और एम यहाँ था ना, वो जीरो से डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा, और ये वाला पूरा इधर जाएगा जीरो, खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, देखो तो ध्यान से, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3/2, और इसको सॉल्व करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1 कितना होता, अरे 3/2 माइनस 1 कितना होगा 1/2। पागल हो गए रे तुम लोग। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चा 2x स्क्वायर। कुछ समझे क्या? इस 2 से इस 2 को उड़ा सकते हैं, और यहाँ इसको पकड़ पा रहे हो क्या, यहाँ 1 प्लस 1/2 है, 3/2 मतलब क्या होता है 1 प्लस 1/2 है क्या। तो देखो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 इसमें भी है, तो दोनों में से कॉमन आ जाता क्या, और कॉमन आके जीरो उधर जा शहीद हो जाता। तो तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आता देखो तो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 माइनस 3/2 था ना, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रहा। हाँ 2 तो उड़ा दिए थे, नहीं उसको तोड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हाँ ठीक है चलो ना करते हैं। तो -3, और क्या है बच्चा यहाँ देखो तो एक्स स्क्वायर आया क्या, इज इक्वल टू 0। पकड़ पाए क्या? ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो। अरे देखो बच्चा 3/2 मतलब क्या होगा 1 प्लस 1/2 ना। अरे ऐसे लिखते ना इसको, एक 1 में और एक पावर 1/2 में, तो पावर 1/2 और यहाँ पे पावर 1/2 वाला वो तो दोनों में से बाहर निकल जाता। अरे गधो, एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 है, इसको लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स 1/2। कुछ समझे क्या? तो एक्स की पावर 1/2 को ले लोगे तो बचेगा क्या, एक्स प्लस 1 बचेगा। वही तो किए यहाँ आप चक्कर, ये 3/2 था या 1/2 था। ठीक है, तो अब इसको जरा देखो तो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x बेटा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या बनेगा, अरे -2x स्क्वायर बनेगा ना यार। ठीक है, तो इसको उधर लेके चले जाओ, लो मैंने तो सॉल्व ही कर दिया यार पूरा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आए क्या, तो अब इस कहाँ से कट जाएगा, 2 इधर आएगा ना, तो आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चा, एक्स स्क्वायर आया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस आर बाई √2। कुछ समझे क्या? यही तो लिखा लिखा था। तो मन है करना चाहो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं था। हम अगर ये रिजल्ट भी याद रखेंगे तो अपना काम दौड़ जाएगा। हाँ ठीक, अरे पता तो होना चाहिए ना डिफरेंस। ठीक है, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी नहीं मारना है। ठीक है यहाँ तक? हो गया, मन भर गया। चलो यार, लेकिन बहुत कम हुआ है, ये तो बचा हुआ था बहुत, मेरी गलती थी। नहीं मेरी, मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि तुम लोग उधर हो, वरना मैं बुला लेता, मैं आ गया था टाइम पे। ठीक है, तो क्या करोगे भाई?
अच्छा मैं टाइम पे भी कितनी बार आगे बैठा रहता, तुम लोग आते जाते रहते हो। वो हाँ क्या सारा सारा सबूत है मेरे टाइम पे आने का? कैसे कैसे सबूत मैं दिखा सकता हूँ? रिकॉर्डिंग निकाल के दे दूंगा, सारी क्लासेस 1.5 घंटे की दिखेंगी। ऐसे कैसे बढ़ जाएगा?